सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या चीज? बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन होता है वो दुगना होता है किसके? वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेलन बनाया मैंने। यहाँ पे बेलन में कितनी चीजें होती हैं? एक त्रिज्या और दूसरी ऊंचाई, यही दो चीजें तो होती है। बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वक्रपृष्ठ हो गया, फिर क्या है? आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या कितनी है? r, यही तो लिखा है। फिर क्या बोला है? वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करना है? वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का क्या करना है? गुणनफल निकालना है। चलो गुणा करते हैं। किसका किसका करेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ और किसका? त्रिज्या का, यही तो करना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ है 2πr/h और त्रिज्या कितनी है? r। जरा गुणा कराओ, बताओ कितना आएगा? 2πr² आया? आया ना? तो ये लिखा मैंने 2, ये πr²h होता क्या है? πr² क्या चीज है? आयतन है किसका? बेलन का। तो ये जो πr²h लिखा है ये क्या है? बेलन का आयतन है। अब देखो लिखा क्या था? बेलन का जो आयतन होता है दुगना होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो दुगना होता है किसके? वक्रपृष्ठ और आधार, वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के। तो बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठ और त्रिज्या दोनों का जब गुणा किए हो तो बेलन का जो आयतन है उसका दोगुना नहीं आ गया? यही तो पूरा करना था, यही प्रूव करना था। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? बेलन का वक्रपृष्ठ आपने निकाला और त्रिज्या से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कराया तो इसका जो आयतन था वो कितना आ गया? 2 गुना आ गया। यही प्रूव करना। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हिंदी में देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है 2018 सेट 1 7 का खा, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने कई सेट में देखा हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब। ठीक है, और क्या लिखा है? डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, मतलब जो ट्रायंगल, जो त्रिभुज का कोई एक साइड BC रहेगा उसी पे कहीं पे एक पॉइंट क्या है? D। BD जो है 1/3 BC के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि 9AD² जो होता है 7AB² के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ABC बनाना है। कैसा? समबाहु। ठीक है, पहले फिगर समझ लें, लिखना मत, कोई नहीं समझ नहीं पाओगे। ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया A, B और C। ठीक है, ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, इस BC पे कहीं पे एक पॉइंट कौन सा है? D है। बीच में नहीं बोला है, अगर बीच में बोलता तब तो बात बढ़िया थी, लेकिन बीच में नहीं बोला है। बोला क्या है कि D जो है कोई पॉइंट है जो BC पर है, कहीं पे है, बीच में नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पे साइड में मान लिया कि D पॉइंट यहाँ पे है। क्या कराएंगे? इसको ऐसे ज्वाइन करा दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? D कोई पॉइंट है BC पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे AD² आ रहा है, यहाँ पे AB² आ रहा है। साइड का स्क्वायर कब होता है? बताओ, साइड का स्क्वायर मतलब किसी भुजा का वर्ग कब होता है? जब कोई समकोण त्रिभुज हो और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा। ठीक है, क्या कोई और तरीके से आप भुजा का स्क्वायर बना सकते हो त्रिभुज में? नहीं बना सकते हो। कब बनता है? जब कोई समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, और तब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आता है ना। तो यहाँ पे भी, जहाँ पे भी सवाल त्रिभुज वाले में, ठीक है, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया और अगर स्क्वायर लिखा है तो समझ जाना कि उस वाले त्रिभुज में आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है।
बताओ ठीक। अब देखो यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगती कहाँ, मैंने कहाँ बताया अभी, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज तो ये है नहीं, ये तो समबाहु त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, एक लाइन यहाँ से सीधा खींच दो, जिसको लंब बोला जाता है। ये लंब मैंने बना दिया, ये 90 अंश का होता है। इसका कोई नाम अपनी तरफ से रखो। ये काम आपने अपनी तरफ से जबरदस्ती किया है, क्या करने के लिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए। और जब तक आप समकोण त्रिभुज नहीं बनाओगे तब तक कभी भी भुजा का वर्ग नहीं निकाल पाओगे। बताओ बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे BD जो है वो 1/3 BC के बराबर है। हमको पता है कि ये जो त्रिभुज हमारा है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। माना समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं यक्ष हैं। हमने क्या मान लिया कि ये सभी भुजाएं यक्ष की। जब बराबर हैं तो सबको यक्ष मान सकते हैं ना। बताओ, जब ये बराबर भुजा है तो सबको यक्ष माना जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो क्या पता है हमको, BD जो है वो 1/3 BC के बराबर है। ये तो पता है ना पहले से। तो अगर आपको BD पता है कि 1/3 BC होता है तो ये 1/3 और BC को हमने क्या माना अभी, x। मतलब BD जो है हमारा वो 1/3 x के बराबर नहीं है। चलो अब देखो, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, देखो एक ये वाला समकोण त्रिभुज है, ये वाला है कि नहीं है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 इधर बना रहा है 90 इधर बना रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज ये वाला है आपका, और एक समकोण त्रिभुज अगर इसको हटा दो, इस लाइन को हटा दो, तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। मतलब आपके पास दो समकोण त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज में आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आसानी। ठीक है, बस समझने की बात है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कब, ये तो आपका लंब हो गया, ये तो आपका कर्ण हो गया और ये आधार है। और इतनी दूरी आपको जब तक नहीं मालूम रहेगी तब तक आप कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको तो ये पता है ना कि BC है, यक्ष, BD भी मिल गया आपको कितना, 1/3। हमने ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे मतलब जो लंब डाला है वो हमने ऐसा डाला है कि ये जो BC का आधा है, BC का आधा, मतलब जो यम पॉइंट बनाया गया है वो क्या बनाया गया है कि ये BC का मध्य बिंदु है। क्या है, BC का मध्य बिंदु। यम जो है वो क्या है, BC का मध्य बिंदु है। बताओ ठीक है भैया, यम BC का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो क्या BM MC के बराबर नहीं होगा, BM जो है वो MC के बराबर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो ये किसका आधा है, ये BM किसका आधा है, ये BC का आधा नहीं है। और ये जो MC है वो किसका आधा है, वो BC का आधा नहीं है। दोनों तो BC के आधे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये BC के आधे हैं कि नहीं है। और BC को क्या माना गया है, यक्ष। बताओ, यानी कि BM और ये जो MC है ये दोनों BC का आधा है, मतलब यक्ष का आधा है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो ये DM कैसे निकल के आएगा। देखो ये जो DM है निकलेगा कैसे, अगर हम इस BM में से, ध्यान से सुनो, अगर हम इस BM में से इस BD को माइनस कर दें, ध्यान समझना भैया, इस BM में से अगर हम BD को माइनस कर दें तो DM आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये जो DM है वो BM माइनस BD होगा। ये जो BM है कितना है, x/2, कितना है, x/2। और जो BD है वो कितना है, x/3, x बन जाए x, कितना है, x/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 2x/6, x/6। तो DM मिल गया मुझे x/6। और ये BM कितना है, BM तो आधा है ना, BC का आधा। देखो BM जो है वो x/2 है। सारी चीज़ें पता चल गई। अब दो त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आंसर आएगा। देखो कैसे, एक त्रिभुज है आपका क्या, AMD त्रिभुज। AMD में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये कर्ण है भैया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। देखो इसका आधार इतने है, इतना आधार इसका है, DM स्क्वायर। ठीक है, तो AD तो ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें AD आया हुआ है, मतलब AD को नहीं बदलना। तो AD स्क्वायर हो गया। AM कितना है जरा मुझे बताओगे देख के इसमें से,
AM नहीं पता है ना, AM को ऐसे लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है, AM को भी ऐसे लिखा रहने दो। बट DM जो है वो x/6 है, इस पे लिखा मैंने x/6 का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आ रही है? हाँ, होल स्क्वायर, ठीक है। तो AD² बराबर AM² प्लस DM², और DM का मान रख दिया गया, जिसका मान पता था उसका रख दिया गया। एक समीकरण ये बन गया। इस वाले त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज कौन सा है बताओगे? दूसरा त्रिभुज है, अब समझ लो ये वाला खत्म हो गया, ये नहीं है। AMB में इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कर्ण है AB² बराबर AM² प्लस BM²। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? AB का मान कितना है? AB का मान x है ना भैया, x लिख दो। AM कितना है नहीं पता है, AM को ऐसे ही रहने दो। BM कितना है? BM जो है x/2 है, तो x/2 का ये स्क्वायर हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आई? AM इसमें भी है, AM इसमें भी है। अगर हम घटाएंगे तो कट जाएगा, अगर हम घटाएं तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने। बताओ ठीक है भैया? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? अब देखो घटाओगे कैसे? AD² माइनस x² हो जाएगा, बायां पक्ष घटा लो। तो लिखा मैंने AD² माइनस x²। AM² से AM² घटाओगे, कट नहीं गया? कट गया, खत्म काम, इसका काम खत्म। ये कितना है? x/6 का स्क्वायर और माइनस x/2 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो AD² माइनस x² बराबर कितना? x²/36 और x²/4। 36 और 4 का लासा क्या 36 आता है? और 36 को 36 से भाग दोगे तो x² आएगा, और माइनस 4 से भाग दोगे तो 9, 4 9 36। तो ये कितना हो गया? 9x² हुआ, और 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 8x² आएगा, वो भी माइनस में, और नीचे कितना? 36। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? फिर देखो ये AD² बराबर माइनस 8x²/36, लेकिन AD के साथ x भी तो है, AD के साथ माइनस x² था, उसको जब उधर भेजोगे तो प्लस x² नहीं हो गया? बताओ, प्लस x² हुआ? अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका AD² = क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो, तो माइनस में 8x² और प्लस में 36x², और नीचे कितना? 36। बताओ ठीक? उसके बाद देखो यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब फिर से कर दो, तो 36 AD² हो जाएगा, या भी रहने दो। AD² बराबर 36 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 28 आएगा क्या? तो ये 28x²/36 आया। कितने से कटेगा? ये कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। 4 में 36, 4 7 28, 9 AD²। कितना AD²? 9 AD², 7x²। 9 AD² बराबर 7। अरे भैया x को AB ही तो बोला जाता है, तो ये AB² हो गया। ये प्रूव आपका 4 नंबर का है कि 6 नंबर का होगा? कितने नंबर का है? 6 नंबर का। एक बार फिर से सुन लो, बहुत आसान सा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज आपने बना लिया, और जब भी समबाहु त्रिभुज बनाओ सबकी भुजा बराबर मान लो, सबको x मान लिया गया। D कोई पॉइंट था तो BC पे था, D कोई पॉइंट था जो BC पे था, इसको मिला दिया गया। देखो हमें ये नहीं पता था, ये लाइन नहीं पता है, ये क्यों बनाया गया? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, नहीं तो आप भुजा का वर्ग ना कर पाते। एक लाइन ये बना लिया गया। बस करना क्या था? BC x था, तो ये जो BM है आधा हो गया। अगर BC x था तो BM और ये MC हमारा कितना हो गया? आधा हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और पता था, BD 1/3 BC के बराबर। अगर BD 1/3 BC के बराबर है तो BC का मान x ही तो था। तो ये पता चल चुका है और ये पता चल चुका है, और जब हम पूरे में से इतना माइनस कर दिए तो ये पता चल गया।
ये पता चल गया। अब एक बार इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इस am को हटाने के लिए माइनस कर दिया गया, कट गया। और जो आया बस केवल उसका सॉल्यूशन करते चले जाना है, बस केवल उसको सॉल्व करते चले जाना है और फिर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे करना पता है ना, पहले ये वाला सॉल्व कर लेना, फिर ये ऐसे करके आना और फिर इसको लिखो। ठीक, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू बताओ। बायां पक्ष क्या है आपका, बायां पक्ष है साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 45 का मान बताओ, ये भुला गए बताओ 1/√2। साइन 45 का मान 1/1/√2 होता है, तो इसके ऊपर 2 लगा दो। फिर साइन 30 का 1/2 होता है और इसके भी ऊपर क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब एक का चाहे जितनी बार गुणा करोगे एक ही आएगा, एक का नब 1 होता है, बट √2 का 2 बार करने पे 2 आता है। फिर माइनस 1/2 दुनाई 4 आता है, 2 और 4 का लासा 4 आएगा और 2 से 4 में भाग दोगे 2 आया, 2 ही करना 2 और 4 से 4 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 ही करना में 2 ही कर, 2 में से क्या 1/4। देखो प्रूव हो गया। तो यही बायां पक्ष से दायां पक्ष सिद्ध करना था, बस इसमें थोड़ा सा काम था। साइन 45 का मान याद रखना होता है और साइन 30 का मान याद रखना होता है। ठीक है, तो हमने टेबल बताया था ना कैसे बनाते हैं। तो पेपर में क्या करना, पेपर में 15 मिनट पहले चलो देख लो। यहाँ देखो भैया, इसको कैसे याद रखना है आपको। साइन ये आपका एंगल होता है, कोण मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। साइन कॉस टैन कोशेक सेक और कॉट, ये इतना होता है। अब देखो सबसे पहले आपको 0 से 4 तक लिखना है। 0 1 2 3 4। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 खाने हैं ना और 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए 0 भरेंगे, 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे। हो गया, सब में 4 से भाग दे दो। कितने से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, तो ये कट गया और 4 शून्य शून्य होता है। ठीक, उसके बाद सबका वर्गमूल निकालो, तो 0 का तो 0 ही आएगा, 1 का 1 होता है, बट 4 का 2 दुनाई 4 ना, और 2 1 का 2 दुनाई 4, तो 1 का 1 के रहता है, 2 का √2 हो जाएगा और 3 का तो होता नहीं तो √3 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाता है और 1 बचा, 1 का 1 ही होता है। मतलब एक लाइन अगर आप भरना सीख गए तो सारा बना पाओगे ना। तो एक लाइन का क्या, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। उल्टा लिख दो, इधर से लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन में क्या करते हैं, साइन बाई कास, कास वाले से भाग दे दो, 1 0 0, 1 0 0, √2 से √2 कटेगा, सॉरी यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो 1/√3, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया ना, बराबर है, 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो √3 और 0 से भाग देने पे अनंत आता है। फिर ये जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है ना, देखो लाल बटे कक्का वाले में, लाल बटे कक्का में ये साइन होता है, ये कॉस और ये टैन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 ना, 1 का 1। ये जो कॉस होता है ये सेक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा अनंत। टैन का उल्टा कॉट होता है, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनंत का उल्टा 0 होता है। ये टेबल आपकी बनी, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखो भैया, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर 3 है और ये भी लिखा है कि x 0 ना हो। ठीक है, क्या ना हो, x 0 ना हो, तो इसको हल करना है कि x का मान क्या आएगा। ये लड़के
यहाँ लिखा है यक्स माइनस 1/x बराबर 3 है। यक्स 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मान बताओ। गलत छपा है। यक्स अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 अनंत आता है, वहाँ सही कर लो, बहुत जगह मिसप्रिंट है। वही तो सर। यक्स माइनस 1/x बराबर 3 है। यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यक्स 0 नहीं होगा तभी ये सॉल्व होगा। ठीक, अगर यक्स 0 हो जाएगा तो बचेगा। ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है। यहाँ देखो इधर इसके नीचे 1 मान लो। यक्स का यक्स में करोगे यक्स स्क्वायर, 1 का 1 में करोगे 1, यक्स का 1 में करोगे यक्स और बराबर 3 हुआ। अब इसके नीचे 1 मान लो, फिर 3 गुणा करो, यक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 3 यक्स होगा। यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 यक्स होगा, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी इधर आया माइनस 3 यक्स बराबर 0। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखो, मतलब यक्स की बड़ी घात, फिर यक्स की छोटी वाली घात, फिर सबसे लास्ट में 1 लिख के 0 कर दो। अब ये मुझे यहाँ बताओ, क्या 1 से 3 ला पाओगे कभी? तो क्या इसका गुणनखंड नहीं होगा? गुणनखंड करने के बहुत तरीके। एक तो गुणनखंड होता है लास्ट वाले टर्म से बीच वाला टर्म लाया जाता है, बट यहाँ पे 1 से 3 नहीं ला पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र। कौन सा फार्मूला? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ये क्या होता है? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बच्चा मार खाओगे मैं तुमको कह रहा हूँ। तो यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये जहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1। बताओ ठीक। तो यहाँ पे देखो b की जगह पे कितना लिखना है? माइनस में 3 लिखना है। ये माइनस फार्मूले वाला, प्लस माइनस b की जगह पे -3 -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1। बताओ ठीक। और नीचे 2 इंटू a का मान 1। इतना सबको समझ में आया? माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, माइनस वाला प्लस हो जाता है वर्ग करने पे, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 4 करना 4, नीचे 2, 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2, यही x का मान हो गया। एक बार प्लस एक बार ऐसे छोड़ दो, हो गया। ठीक है, अगला है किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और उसके आधार का व्यास, और उसके आधार का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है आपको? शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखो यहाँ पे ये हो गया एक शंकु, ये शंकु है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5। देखो इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। ये तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5 है। तिर्यक ऊंचाई 5 है। व्यास कितना है? 6। अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 3 आएगी। ये ऊंचाई आपकी h बच रही है और r आपका 3 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखाया था। यल बराबर होता है कितना? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इधर यल लिखते हो उधर रूट लगाते हो, और जब इधर रूट नहीं लगाओगे तो इधर यल स्क्वायर लगा दो। तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यल का मान बताओ? 5। एच तो पता नहीं है, आर कितना? 3। 5 बचे 3 3 का एच स्क्वायर, इधर आके माइनस हुआ है, 25 में से 9 गया 16। तो एच और 16 का वर्गमूल 4 ही तो आता भैया। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रवि बच्चे
कहाँ खोए? मोबाइल यहाँ रख दो, बैग में रखो, बैग में रखो जल्दी। यहाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सुनो ध्यान से, के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। ठीक है, हैज इक्वल रूट, बराबर मूल रखते हैं। कैसा मूल रखते हैं ये? बराबर। ठीक है, तो ये जो द्विघात समीकरण है वो इक्वल रूट यानी कि बराबर रूट रखता है, बराबर मूल रखता है। तो क्या के का मान बताना है? तो बताओ बराबर मूल का कंडीशन क्या है? क्या फार्मूला होता है? 3 कंडीशन मैंने लिखवाई थी भैया। एक होता है भिन्न और समान, एक होता है बराबर, एक होता है काल्पनिक, 3 होता है। तो जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं कि मूल बराबर है। ठीक है, जब मूल बराबर होगा तो आपको कौन सा फार्मूला लिखना है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान देखो, x² के बगल में जो होता है a होता है, x के बगल में जो होता है b होता है, और लास्ट में जो होता है c होता है। तो क्या b की जगह पे k+1 है? ये इसका स्क्वायर हुआ -4। a की जगह क्या है? k+4 है, और c की जगह क्या है? 1 है, और बराबर 0। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखो फार्मूला लगाओ, a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला और दूसरा, और -4k, फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 बराबर 0। k² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2k का 2k माइनस 4k -16 बराबर 0। k² 4 में से 2 गया, -2k, और 16 में से 1 गया, 15 बराबर 0। क्या 15 से 2 आएगा? क्या 15 से 2 आएगा? 5 तिहाई 15, और 5 में से 3 घटाने पे 2 आता है। ठीक है, k² माइनस 5 माइनस 3 k -15 बराबर 0। k² माइनस 5k प्लस 3k -15 बराबर 0। k कॉमन करोगे तो k -5 आया, और यहाँ 3 कॉमन करोगे तो 3 बचे 15। एक बार k -5 आया, और एक बार k+3 बराबर 0। तो k -5 0 होगा, और k+3 0 होगा। यहाँ से k का मान 5 आएगा, और यहाँ से k का मान -3 आएगा। बात समझ में आई?